तो गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है अध्याय 10 देख रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग एक बार क्या कर रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ ले रहे हैं। ठीक, फिर और भी रिपीट करेंगे, जब तो और क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसके द्वारा हम वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश हमें क्या करता है, किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। यदि प्रकाश ना हो तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो ये चीजें हो गई। ठीक है, तो कोई भी पूछ दिया प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। नहीं, कोई हमसे पूछा है कि व्हाट इज लाइट या प्रकाश, वह क्या है, एक ऊर्जा है, और वो हमारी मदद करता है किस चीज में, देखने में। अब है कि प्रकाश का गुण क्या होता है, तो प्रकाश के प्रमुख गुण है, प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा यानी सरल रेखा में गमन करता है। यानी कि सीधी रेखा में ही हमेशा चलता है, कभी वह वक्र यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर गमन नहीं करता है। गमन करना का मतलब जाना। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है ये? विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय क्या होता है, जैसे एक वायर है, एक तार है, तार जब जाता है पोल पे, देख लो 11,000 का है, 220 वोल्ट का है, 200 है ना, ये वाला, तो वो क्या होता है ना, उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। ये क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो एक तरह से चुंबक का गुण आ जाता है जब उसमें विद्युत पास करता है। तो उसी तरह से प्रकाश भी क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग के समान है ना। ये कोई तार है, तार से क्या निकलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग निकलता है, फ्रीक्वेंसी की तरह। तो वो चीज है, तो इसलिए इसे संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ माध्यम का बात क्यों कहा गया, अब सोचो कि यदि हम तुमसे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे तक जो मेरा आवाज जा रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि हवा है, यहाँ पर माध्यम है। बिना माध्यम का एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाते हैं। यदि तुमको पैर नहीं होगा तो यहाँ से तुम पूर्णिया नहीं जा पाओगे, जाओगे? तो पैर है तो पैदल जा सकते हैं, या गाड़ी है तो गाड़ी से जा सकते हैं। वो क्या हो गया, हमारे लिए माध्यम हो गया। उसी तरह प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी और चीज के लिए तो होता है, लेकिन प्रकाश के लिए नहीं होता है। प्रश्न पूछेगा क्यों नहीं होता है, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं होती है, क्योंकि यह क्या है, एक प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगला है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। तो ये भी बात सही है ना। कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है, या फिर कोई बहुत बड़ा घर है, मकान है, उसके सामने से यदि हम रोशनी जलाएंगे, प्रकाश देंगे, तो क्या होगा, उसका छाया बनेगा, उसके विपरीत साइड, उल्टा साइड बनेगा ना। वैसे बल्ब जल रहा है, यहाँ पर सामने एक पुस्तक रख दो तो पुस्तक की छाया बनेगी किधर, बल्ब के जस्ट विपरीत साइड, यानी कि इस पुस्तक के विपरीत साइड। सामने यदि बल्ब है तो पीछे क्या बनेगा, इसका छाया बनेगा। तो ये किसकी छाया बनती है, जो वस्तु अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसमें आर पार हम नहीं देख पाते हैं, है ना। पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें कि हम वस्तु को आर पार देखते हैं, और पारभासी का मतलब होता है जिसमें कि हम लोग अंशतः आर पार देख सकते हैं। जैसे कि रंग कलर किया हुआ प्लास्टिक, इंग्लिश में बोलते हैं पारभासी को ट्रांसलूसेंट, अपारदर्शी को बोलते हैं ओपेक, और पारदर्शी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात किसको बोलते हैं, निर्वात यानी वैक्यूम। वैक्यूम यानी ऐसा स्पेस, ऐसा जगह जहां पर कोई भी माध्यम ना हो। क्या नहीं हो, माध्यम। माध्यम में सिर्फ हवा ही नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो वहां पर। तो वहां पर प्रकाश का चाल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर देख लो, इसको कैसे लिख सकते, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। काउंट कर लेते हैं एक बार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 हुआ, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़। ठीक है, 8 जीरो है ना, 10 करोड़। तो समझ में आ गया, 10 करोड़ यहाँ पर। और इसको जो है कन्वर्ट कर लो मीटर में, यानी कि 10⁸ मीटर। वैसे भी ठीक है, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जब उसको मीटर में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, 3 × 10⁸ मीटर
प्रति सेकंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में। निर्वात यानी जहाँ पर कोई माध्यम ना हो। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड उस जगह पर प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश का परावर्तन, चूंकि चैप्टर का भी नाम है प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो सिंपल सा बात है ना, कोई भी सतह से जब प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, टकरा करके वापस लौट जाती है, तो वही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है ना। प्रकाश का परावर्तन हर जगह होता है कि नहीं? अब बोलोगे कैसे सर, इसमें तो लिखा रहता है दर्पण, समतल दर्पण। तो बोलेंगे हम नहीं, हर जगह प्रकाश का परावर्तन होता है। अब एक पेन है, पेन को भी हम देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? प्रकाश सबसे पहले इस पेन पर पड़ता है, उसके बाद परावर्तित होकर मेरे आंखों तक जाता है। आंख में कहाँ पर? पुतली कहाँ जाता है? रेटिना, कॉर्निया। पहले कॉर्निया पर जाता है, वह प्रकाश को 90% प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। फिर बाकी प्रकाश अंदर जाता है लेंस के माध्यम से, कहाँ पर? रेटिना पर, है ना। इस तरह से वो तो बाद की बात है। हम लोगों ने क्या देखा? प्रकाश का परावर्तन का मतलब समझ में आ गया कि किसी भी वस्तु पर प्रकाश का टकरा करके वापस लौटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पर हम लोग जो प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से यहाँ पर दर्पण का उपयोग करके हम लोग देखने वाले हैं, है ना। हर जगह प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन वही सही है कि किसी सतह से प्रकाश का टकरा करके लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन हम लोग जिसमें पढ़ रहे हैं, एक दर्पण को ले रहे हैं, एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं एक तरह से। तो एक दर्पण लिए, दर्पण यानी आईना जिसको बोलते हैं हम लोग घर में, समतल दर्पण ले लेते हैं, ठीक है। या फिर एक दर्पण ले लिए जिसके पीछे क्या रहता है? पॉलिश किया हुआ रहता है ना। दर्पण कभी टूट जाता होगा, देखती होगी, पीछे क्या होगा? कलर किया हुआ रहता है, चांदी का कलई किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश क्या करते हैं? सारे प्रकाश को परावर्तित कर दिया जाता है। अब देख लेते हैं, समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है ना। 2 नियम क्या क्या है? तो सबसे पहले क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि आपतन कोण किसको कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें, प्रकाश का किरण किसी सतह पर पड़ेगा ना, तो सबसे पहले प्रकाश की किरण उस सतह पर जाएगा। तो जो किरण प्रकाश के सतह से टकराती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, है ना। और फिर टकराने के बाद फिर वापस भी तो लौटता होगा प्रकाश का किरण। और जो किरण समतल सतह से टकरा करके वापस लौट जाती है तो वो क्या कहलाता है? परावर्तित किरण कहलाता है, ठीक है ना। और जिस बिंदु पर टकराती है प्रकाश की किरण, ठीक है ना, उसी बिंदु से परावर्तित होकर के वापस भी लौटती है। समझ रही है? तो जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण टकराती है वहां पर जो लंब बनाता है, समझ रहे ना, लंब यानी 90 डिग्री का कोण, वो क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। तो ये चीज तो समझ में आ गया। जब प्रकाश की किरणें समतल सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु पर बना लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। और उसी बिंदु से भी परावर्तित हो जाती है। तो अब यहाँ पर ये आया क्या? आपतन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण, जो किरण आई, प्रकाश की किरणें जो समतल सतह से टकराई, वो आपतित किरण। और उस जिस बिंदु पर टकराई वहां जो लंब बना हुआ है उसको अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। वही अभिलंब, और वहीं से तो प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जो परावर्तित होकर के लौट जाती है उस किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण के बीच के बने कोण को, समझ में आ गया। तो यही बात ये बताया, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण को यहाँ पर आई मान लिया है। आई क्यों माना है? आई इसीलिए माना है क्योंकि आपतित किरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, आई से शुरू होता है, ठीक है। और परावर्तित किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ गया? इसलिए इसको आर नाम रखा है। तो आई बराबर क्या हो गया? कोण आई बराबर कोण आर हो गया, ठीक है। और देखो अभी अभी मैंने बताया कि आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसी बिंदु से एक लंब बनाते हैं, उसी बिंदु से फिर परावर्तित किरण भी बाहर जाती है, लौटती है दर्पण से। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों का तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है। समझ में आ गया? एक ही तल और एक ही बिंदु पर, ठीक है। जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। पिक्चर को अच्छे से ध्यान से देखो, यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा, है ना।
आने वाली किरणें एरो के द्वारा, तीर के द्वारा दिखा दिया गया, ये आपतित किरण हो गया। और यहाँ जो 90 डिग्री का कोण बनाता है जिसको अभिलंब बोल रहे हैं वो भी दिखा दिया गया है। फिर लौटती है प्रकाश की किरणें तो उसको परावर्तित किरण कहा गया है ना। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, जिसको आई और आर से दिखा दिए। अब यहाँ एक दर्पण बना दिया गया है जिसके पीछे क्या है? पेंट किया हुआ है। तो हम लोग इस तरह से इसको देख करके समझ सकते हैं। अब आते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती है। प्रतिबिंब कब बनेगा? है ना, कोई वस्तु है, मान चलो मोटा वस्तु है, कोई आदमी है खड़ा, है ना। यदि प्रतिबिंब बनने के लिए दो प्रकाश की किरणें चाहिए, है ना, तो 2 परावर्तित किरणें जब आपस में मिलती है, ठीक है, तब जाकर के क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो सबसे पहले प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब कहते हैं किसी वस्तु से, ठीक है ना, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब 2 परावर्तित किरणें या तो आपस में मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये 2 कंडीशन हो गया, तो उस कंडीशन में बनता है क्या चीज? प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होता है ये समझ में आ गया। हाँ, यदि नहीं आया तो फिर से एक बार बता देते हैं। जब कोई वस्तु है, वस्तु से यदि 2 परावर्तित किरणें निकले, ठीक है, और दोनों किरणें यदि आपस में कहीं ना कहीं मिल रही है या मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या बनता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर क्लियर है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? 2 परावर्तित किरणें चाहिए कम से कम। ठीक है, वो कहीं ना कहीं मिलेगा। अब है कि प्रतिबिंब को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। अभी अभी वहां पर 2 चीजें लिखी हुई थी परिभाषा में प्रतिबिंब का, या तो परावर्तित किरणें आपस में मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। जहां मिल जाती है वहां पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जहां मिलती हुई प्रतीत होता है उसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक या आभासी। मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब समझ में आ रहा है। एक बच्चा अच्छे से पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, तो लगता है, प्रतीत होता है कि वह बहुत बड़ा IAS IPS बनेगा, है ना। ये ऐसा हम लोग अनुमान करते हैं, लेकिन उसका भविष्य का तो हमको नहीं पता, तो वो क्या हो गया? अवास्तविक या काल्पनिक बातें। तो उसी तरह से इसमें हो गया, जब मिलती हुई प्रतीत होगी परावर्तित किरणें तो वो क्या कहलाएगा? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। यदि मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये तो हो गया प्रतिबिंब का। आगे प्रकार दिया हुआ, हम इसको क्लियर करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है। वही बात हो गया, जब प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के मिलती है एक दूसरे से, तो वो क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और जब मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि वह मिल रहा है, सिर्फ लगता है, अनुमान करते हैं, अनुभव करते हैं, तो वो कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं। किस पे उतार सकते हैं? पर्दे पर उतार सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं इसे, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार नहीं सकते। हम आईना में देखते हैं ना, तो क्या होता है वह, हम उसको पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं ना। तो ये चीजें देख लेंगे इसको बाद में। इसे किसको? वास्तविक प्रतिबिंब को लोग पर्दा पर उतार सकते हैं, आभासी को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। कहोगे सर एक उदाहरण और अच्छा सा दीजिए। सिनेमा हॉल में जाते हैं तो उसमें क्या होता है? एक रील होता है ना, जिसको कि निगेटिव बोलते हैं। उस पर फॉक्स लाइट डाला जाता है, जिसके कारण इसकी पिक्चर पर्दा पर उतर जाता है। तो वो वाला जो है प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? पर्दे पर उतार रहे हैं। और वह सीधा बनता है। रील में जैसा रहता है वो, यानी कि निगेटिव में, वही चीज पर्दा पर भी आता है ना। तो ये चीज है। अब यहाँ पर ये चीज है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाया है कि एक समतल दर्पण है। सही बात है ना। समतल दर्पण में भी तो प्रतिबिंब बनता है, भले वो आभासी बने कि काल्पनिक, वो तो बाद की बात है। वस्तु यदि दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर है, आईना है ना जैसे कि, ठीक है, 1 मीटर दूर से हम यदि अपना चेहरा देख रहे हैं, तो मेरा जो है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। ऐसा नहीं कि दर्पण के आगे बनता है। कितना पीछे बनता है? यदि हम 1 मीटर दूर है आईना से, तो मेरा प्रतिबिंब उसमें 1 मीटर पीछे बनेगा। जितना दूर सामने रहेंगे दर्पण के, उतना ही पीछे मेरा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए। तो और एक चीज समझ लो,
वस्तु की दूरी, यानी कि हम आईना से जो खड़े हुए हैं तो मेरा पॉइंट है ना, और आईना जो दर्पण है, दर्पण के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, बताओ, यू से सूचित करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु से दर्पण की दूरी को यू से दिखाते हैं, है ना। और दूसरा दर्पण, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को किस चीज से दिखाते हैं? बी से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये चीज समझ लो थोड़ा सा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, दो प्रकाश की किरणें निकली है ना कहीं ये मिलती हुई प्रतीत होती है। एक किरणें सीधी जाती है, फिर यहाँ से देखो यहाँ पर क्या दिखाया है, गौर से देखना। हमने क्या बोला कि जो है प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो परावर्तित किरणें आपस में निकले और कहीं ना कहीं मिलता हुआ प्रतीत हो। तो एक प्रकाश की किरणें क्या हो गया, यहाँ से गया और टकरा के वापस लौट गया, समझ में आया। और एक प्रकाश की किरण कहाँ से टकराया? दर्पण के ध्रुव से, मान के चलो। तो यहाँ से टकराने के बाद ये परावर्तित होकर के कहाँ लौट गया? इधर लौट गया ना, परावर्तित किरणें। और इसी को हम लोग पीछे की ओर ले गए, इसको भी सीधे ले गए स्ट्रेट, इसको भी पीछे ले गए, तो दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बन गया? मिरर के पीछे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो आईना में मुंह देखते हैं, चेहरा दर्पण में, यानी उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्यों ऐसा बोले? क्योंकि देखो, परावर्तन तो प्रकाश का क्या होता होगा, दर्पण के सामने होता होगा, लेकिन इसको क्या कि जैसे ही हम लोग पीछे खींचे, देखो यहाँ ए डैश तक मिला है, किसको? इस परावर्तित किरण को। और फिर जो है एक और प्रकाश की किरणें थी, उसको भी आगे बढ़ाए, तो कहाँ मिला? इस ए डैश पे। ठीक है, और इसकी हाइट देख लिए, और उसके बाद ये मुख्य अक्ष है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने देखा कि दर्पण के पीछे बनाए। तो इसका मतलब दो तीन गुण हम लोग जान गए। क्या क्या गुण जाने? तो सबसे पहले आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है वस्तु का प्रतिबिंब? आभासी भी होता है और सीधा होता है ना। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा चेहरा है बहुत बड़ा, उसमें बहुत छोटा सा दिखता है, ऐसा भी नहीं है। यानी कि दो चीज देखे, आभासी और सीधा तो होता ही है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है ना। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने हो। अभी भी बताए, हम उसके सामने जितने दूर पर रहेंगे उतना पीछे क्या बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। क्या होता है? पार्श्व परिवर्तित होता है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि पूरा चेहरा हमारा उल्टा नहीं होता है, सिर्फ हल्का सा परिवर्तन होता है। बायां आंख बायां तरफ ही रह जाता है, दाहिना आंख दायां तरफ ही रह जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। तो ये चीजें, अब प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है, तीन चार चीज समझ गए। तो ये मेरा क्या हो गया, तुमसे पूछ सकता है प्रश्न कि समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के क्या क्या गुण होते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा, वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, उतना ही दूर पीछे बनता है जितना दूर हम सामने में खड़े हैं, है ना। और यह क्या होता है? पार्श्व परिवर्तित होता है। कैसा परिवर्तित होता है? यदि हाथ को ऐसे दिखाएंगे तो हमारा अंगूठा यदि दायां साइड है यहाँ पर, तो उधर भी किधर होगा? दाहिने साइड ही। ठीक है, दिखेगा इसे लेकिन रहेगा इस। समझ में आया? आगे पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन वही बात हुआ, समझ लो स्पष्ट रूप से कि पार्श्व परिवर्तन का दाहिना आंख जो है दाहिना साइड ही रह जाएगा, बायां आंख बायां साइड ही रह जाएगा। समझ में आया ना? तो ये चीज है। बायां भाग इसमें वस्तु का, अब उसमें क्या होता है ना, मेरा इधर का ना बायां, वो क्या होता है? मेरे अपोजिट साइड खड़ा हो जाता है। हम यदि पूर्व तरफ खड़े हैं तो आईना में कैसा दिखता है? वो पश्चिम की तरफ खड़ा है। समझ में आ रहा है? दिखता है ऐसा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? उसका बायां आंख मेरा दाहिना आंख ही उसका बायां आंख हो जाता है, मेरा बायां आंख ही उसका दाहिना आंख हो जाता है। समझ में आ गया ना? तो ये आईना में देख करके अकल लगा लेना कैसे क्या होता है। अब आता है दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? एक गेंद ले लो, ठीक है, गेंद को आधा भाग में काट दो, काट दिए तो दो खोखला गेंद हो गया। खोखला समझ रहे हो ना, जिसके अंदर खाली खाली हो। ठीक है, तो क्या करेंगे? एक को अंदर से पेंट कर दो, ठीक है, चांदी के कलई से अंदर से पेंट कर दिए। अब तो बाहर से वो क्या हो गया? दर्पण जैसा हो गया। एक को बाहर से पेंट कर दिया तो अंदर में दर्पण जैसा हो गया, है ना। तो जिस आधा भाग को क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर बोलते हैं, अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धगोला को क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। ठीक है,
तो गेंद के आधे भाग को जिसको अंदर से रंगे हैं, कलई किए हैं, वो कौन सा दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि उसका बाहरी भाग क्या हुआ है? उठा हुआ है, उभरा हुआ है एक तरह से वो। अवतल दर्पण किसको बोलेंगे? तो अवतल दर्पण जिसमें हम लोग क्या किए? बाहर से पेंट किए हैं, यानी अंदर से वो दर्पण का काम करेगा, यानी उसका धसा हुआ भाग है, वो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, तो ये चीज हो गया। अब इसको समझने के लिए फिर अगला लेक्चर और देखते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक इसको रहने दो।